1984 में जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे कि इनकी दादी इंदिरा गांधी उनकी उन्हीं के दो बॉडीगार्ड्स ने तो इन्हें पता चलता है कि इनके पिता राजीव गांधी की भी हो चुकी है। इन्हीं गलतियों की वजह से सोशल मीडिया पर इनके बहुत मीम्स बनने लगे थे। लोगों ने इनको पप्पू बोलना स्टार्ट कर दिया था और राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने इनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बुलाना स्टार्ट कर दिया था। इस वक्त से सबको यही लगने लगा था कि इतने फेलियर्स के बाद अब राहुल गांधी का करियर अब खत्म हो चुका है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। तो नेहरू गांधी जो फैमिली है ये शुरू से ही इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिलीज में से एक रही है, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से होती है, जो कि 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिसके बाद 17 साल तक उनकी सरकार चलती है और फिर 1964 में नेहरू की डेथ के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी इस गद्दी को संभालती है और ये इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती है। अब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो खुद अपने टाइम की काफ़ी पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल थी। इस पर पूरी एक अलग वीडियो बन सकती है, तो उसकी बात हम फिर कभी और करेंगे। पर अभी जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है वो ये है कि इंदिरा गांधी की जो शादी है वो फिरोज़ गांधी के साथ होती है और फिरोज़ गांधी खुद एक पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट थे और आगे चलकर इनके दो बच्चे होते हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। अब संजय गांधी जो थे वो आगे चलकर पॉलिटिक्स में ही अपने कदम रखते हैं, जहां इन्हें इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा था। पर वहीं राजीव गांधी को इस वक्त तक पॉलिटिक्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो एक प्रोफेशनल पायलट बनते हैं और इंडियन एयरलाइंस के साथ काम करने लगते हैं। इसके बाद इनकी शादी जो है वो सोनिया गांधी के साथ हो जाती है और आगे चलकर इनके भी दो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन होता क्या है कि 23 जून 1980 को एक प्लेन एक्सीडेंट में संजय गांधी की मौत हो जाती है, जिसके बाद हालात बदल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के दबाव के चलते राजीव गांधी को भी पॉलिटिक्स में आना पड़ता है, जहां वो 1981 में अमेठी से इलेक्शन लड़कर एमपी बन जाते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी का जन्म तो हुआ था इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली में, जहां ये सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा तो हुए, पर एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के साथ एक बच्चे के लिए सब कुछ जितना ईजी हो जाता है, दरअसल इनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। 1984 में जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे तब ये अपने स्कूल में होते हैं और एक दिन सुबह के टाइम इन्हें अपने घर से कॉल आता है, जहां टीचर के मुंह से ये बात सुनकर राहुल डर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करके ये प्रिंसिपल की कैबिन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जैसे ही ये फ़ोन अपने कान पर लगाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी दादी इंदिरा गांधी, जो कि उस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी उन्हीं के दो बॉडीगार्ड्स ने गोली कर दी। हालांकि इसके पीछे उन दो बॉडीगार्ड्स के अपने अलग रीज़न थे, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अब इस हादसे के बाद राहुल गांधी की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है, जहां डर की वजह से इनका घर से बाहर निकलना ही बंद हो जाता है और काफ़ी समय तक ये घर के अंदर ही रहते हैं। यहाँ तक कि इनका स्कूल जाना भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है और इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स को ही घर बुलाया जाता था। और वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। देखिए, अब इस वक्त तक नेहरू गांधी जो फैमिली है वो इंडिया को 3 प्राइम मिनिस्टर दे चुकी थी और राहुल गांधी से भी सबको यही उम्मीद थी। अब तक कांग्रेस पार्टी का जो नाम था वो पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रांग हो चुका था, पर राहुल गांधी को शुरू से ही पॉलिटिक्स में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए वो अमेरिका चले जाते हैं, जहां ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहां भी ये ज्यादा टाइम तक पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि 21 मई 1991 में जब राहुल गांधी अमेरिका में होते हैं तो एक बार फिर से इन्हें अपने घर से कॉल आता है और इस बार राहुल गांधी समझ चुके थे कि क्या हुआ है और जैसे ही ये फोन अपने कान पर लगाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पिता राजीव गांधी की भी हो चुकी है। Dominated the headlines in the world this week with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. अब राजीव गांधी की जो हुई थी वो एक कोर्ट में हुई थी, जिसमें उनके साथ 15 और लोग भी जाते हैं और ये हादसा जो है वो तमिलनाडु में उनके एक चुनाव रैली के दौरान हुआ था। लेकिन अब अपने पिता के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से इंडिया वापस आ जाते हैं। अब पिछले 10 सालों में इनकी फैमिली में ये तीसरी थी, जिससे नेहरू गांधी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी और क्योंकि राहुल गांधी बाहर रहते थे तो एक तरीके से इनकी जान को भी खतरा था, जिससे बचने के लिए ये अपना नाम ही चेंज कर लेते हैं और राहुल गांधी की बजाय राहुल विंची रख लेते हैं। जिसके बाद ये सीक्रेटली रीलोकेट करते हैं फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में, जहां ये अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और 1994 में अपनी बैचलर्स की डिग्री लेते हैं।
और सिर्फ इतना ही नहीं, 1995 में राहुल गांधी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मास्टर्स ऑफ फिलोसफी की डिग्री भी कंप्लीट कर ली थी। अब अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद राहुल गांधी मॉनिटर ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। यहाँ पर ये 3 साल तक काम करते हैं, जिसके बाद 2002 में ये इंडिया वापस आ जाते हैं और एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं। देखिए, इस टाइम तक भी राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में कोई कदम नहीं रखा था। इनको अभी भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इनका जो ज्यादा इंटरेस्ट था वो क्रिकेट, मार्शल आर्ट्स और बाकी आउटडोर काम में था। लेकिन इसके बाद हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी इनको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ता है। इसमें से एक मेन कारण ये भी था कि कांग्रेस पार्टी को शुरू से ही नेहरू गांधी फैमिली लीड करते हुए आ रही थी और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनकर लीड करती हैं। लेकिन फिर आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को एक नए लीडर की जरूरत पड़ती है जिससे यूथ रिलेट कर सके, और राहुल गांधी से बेहतर ऑप्शन इनके लिए और कोई नहीं था, क्योंकि एक तो राहुल गांधी उस वक्त यंग थे और पढ़े लिखे थे, और सबसे जरूरी बात ये थी कि ये गांधी फैमिली का हिस्सा थे। और कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों में भी यही उम्मीद थी कि हमेशा नेहरू गांधी फैमिली से ही कोई ना कोई सदस्य पार्टी को लीड करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव इन्हें अपनी मां सोनिया गांधी की साइड से था, क्योंकि संजय गांधी और राजीव गांधी के बाद इनकी फैमिली से कोई भी आदमी नहीं था जो पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी को लीड कर सके। इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी का भी मन पॉलिटिक्स में आने का हो चुका था, जहां ये अपने एक इंटरव्यू में भी कहते हैं कि ये देश की सेवा करना चाहते हैं, खासकर युवाओं और गरीबों के लिए। और फाइनली मार्च 2004 में राहुल गांधी पॉलिटिक्स में अपने कदम रखते हैं। ये बहुत लोगों के लिए एक सरप्राइज न्यूज़ थी, क्योंकि उनका मानना था कि राहुल गांधी की बहन जो प्रियंका गांधी है वो ज़्यादा काबिल है लीडर बनने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और राहुल गांधी को 2004 में उनका पहला इलेक्शन लड़वाया जाता है, जहां ये लोकसभा इलेक्शन में अमेठी से लड़ते हैं। अब देखिए, अमेठी जो थी वो कांग्रेस की गद्दी थी, यहाँ पर उस वक्त कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता था, और इस बार भी ऐसा ही होता है। राहुल गांधी भारी मतों से इलेक्शन जीत जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूपीए, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, और इसका जो फेस थी सोनिया गांधी, जो कि रायबरेली से इलेक्शन लड़ती है और पूरा देश घूमती है और देश भर में अपना एक अभियान चलाती है आम आदमी के नाम से, जिसका डायरेक्ट पर्पस था आम जनता के मुद्दों को उठाना। और दूसरी तरफ थी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बीजेपी लीड कर रही थी, जो कि इंडिया शाइनिंग नाम से अपना अभियान चला रही थी। इसका मतलब था भारत तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब यही जो नारा था वो उस वक्त बीजेपी से ज्यादा सोनिया गांधी के काम आया था, जहां वो स्लोगन पे ही सवाल उठाकर एक नया मुद्दा छेड़ देती है कि इंडिया शाइनिंग किसके लिए है, क्योंकि आम आदमी जो है उसे तो बस गरीबी और मुश्किलें ही झेलनी पड़ रही हैं। अब उनके इस मुद्दे से आम जनता डायरेक्ट रिलेट करने लगती है और इससे कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अब होता ये है कि सोनिया गांधी भारी मार्जिन से इलेक्शन जीत जाती है, और इस वक्त सभी का ये मानना था कि इलेक्शन जीतकर अब सोनिया गांधी ही नेक्स्ट पीएम बनने वाली है। लेकिन सोनिया गांधी जो है वो पीएम बनने से साफ इनकार कर देती है, और ये सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग होता है, क्योंकि इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है, मैं विनम्र के साथ स्वीकार करने से मना करती हूं। इसको लेकर कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी के एक फॉर्मर मेंबर रिवील करते हैं कि सोनिया गांधी के इस फैसले के पीछे असल में राहुल गांधी का डर था, क्योंकि सोनिया गांधी के इलेक्शन जीतने के बाद जब उनके नेक्स्ट पीएम बनने की तैयारी चल रही थी, तब राहुल गांधी उनके पास पहुंचते हैं, जहां वो सोनिया गांधी को पीएम बनने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि जो हाल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का हुआ है, अब सोनिया गांधी के साथ वैसा ना हो। क्या जानना चाहते थे? और आपने कहा कि आपने खुद कहा कि मैं कोई घटिया बात नहीं लिखूंगा, बिलो द बेल्ट नहीं है, तो वो क्या जानना चाहते थे और आप क्या नहीं लिख पाए? नहीं, मैं लिख तो दिया है कि वो क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनी। किताब में पढ़ लिया होगा आपने जी। इसकी वजह ये थी, और वजह ये थी कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए, जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी, और ये सही माने में उसको फिक्र थी बेटे के तौर पे। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं बनना चाहिए, ना मैं बनने दूंगा। इसीलिए वो रोते हुए अपनी माँ से बोलते हैं कि ये पोजीशन ना ले, जिसके बाद सोनिया गांधी उनकी ये बात मान लेती है और वो पीएम बनने से इनकार कर देती है। हालांकि जब राहुल गांधी से एक इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था, जहां वो बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी माँ को पीएम बनने से मना नहीं किया था, बल्कि ये उनकी माँ का पर्सनल डिसीजन था। लेकिन अब इस पोजीशन के लिए कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके लिए पहले तो सारे पार्टी मेंबर सहमत हो, और दूसरा और सबसे जरूरी जो कि भरोसे लायक हो,
और यहीं पर नाम निकल कर आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता थे और सोनिया गांधी के एडवाइजर थे। इनसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सबसे जरूरी बात कि ये कांग्रेस के वफादार थे। इसीलिए अब सोनिया गांधी की जगह मनमोहन सिंह को नेक्स्ट पीएम बना जाता है। अब देखिए, इस टाइम तक भी राहुल गांधी जो है वो अपने पॉलिटिकल करियर में एकदम न्यूट्रल चल रहे थे। ना ही अभी तक इनका कोई राइज हुआ था और ना ही डाउनफॉल, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी का जो फोकस था वो सिर्फ अमेठी पे था। लेकिन बाकी पार्टी के मेंबर्स चाहते थे कि राहुल गांधी नेशनल या कम से कम यूपी में कोई बड़ा रोल प्ले करे, पर राहुल गांधी इसके लिए रेडी नहीं होते। उनका कहना था कि पहले वो अमेठी पे ही ध्यान देंगे, जहाँ वो काफी चीजों में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। और इन सब चीजों की वजह से इनके करियर में भी अब राइज हो रहा था। और यहाँ से इनके करियर का दूसरा फेज स्टार्ट होता है जब 2007 में राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल लेते हैं, जहाँ ये अब कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं और अब वो यूथ कांग्रेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका मानना था कि यही पार्टी का फ्यूचर है, लेकिन पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई थी। तो जब राहुल गांधी ने पार्टी में नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया तो सीनियर मेंबर्स ने उन्हें भी क्रिटिसाइज किया। पर राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं और अब उन्होंने लोकसभा की सीट्स पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, जहां कांग्रेस ऑलरेडी हार रही थी। और राहुल गांधी का मानना था कि यहां भी उन्हें यंग लीडर्स की जरूरत है, जिसके बाद होता भी ऐसा ही है। लेकिन अब पुराने लीडर्स जो थे वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ कर क्या रहे थे कि वो नई चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। और इन्हीं सब चीजों के चलते कांग्रेस पार्टी में अब एक इंटरनल फाइट स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि राहुल गांधी जो है ये लगातार एक नए कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओल्ड इमेज से क्लैश कर रहा था। और इसी वजह से पार्टी में ओल्ड वर्सेस न्यू का कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। और यहीं से राहुल गांधी के करियर का तीसरा फेज स्टार्ट होता है और यहीं से इनका डाउनफॉल भी होने लगा था। अब राहुल गांधी शुरू से ही अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहे थे, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये 2007 में जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद भी पार्लियामेंट में चुप रहते थे। ये ज्यादा बोलते नहीं थे और मीडिया में भी ये कम ही इंटरव्यू देते थे। और इसी चुप रहने की वजह से ये कांग्रेस को एक डिपेंडेंट नेता ज्यादा लगते थे बजाय एक प्रोटेक्टर के। और दूसरा और बड़ा रीजन जो इनके डाउनफॉल का रहा है वो है इनकी स्पीच। अब राहुल गांधी की जो स्पीच है वो शुरू से ही इनके लिए एक बैड लक रही है, क्योंकि ये बोलते वक्त गलतियां बहुत ज्यादा करते थे और इसी के चलते बहुत बार इनका लोगों के बीच मजाक भी बनता है। और इन सब की शुरुआत हुई थी 2008 में, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। और उस वक्त राहुल गांधी एक स्पीच देते हैं और वो अपनी स्पीच में ये बोल देते हैं कि पावर इज पॉइजन एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पावर। अब राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली एकदम डिजास्टरस रहता है। That the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the ones. जहां ये अपनी पार्टी के मेंबर्स तक को कंफ्यूज कर देते हैं जो कि पावर के लिए पॉलिटिक्स में थे। और इसी वजह से उन्होंने खुद को ऐसे दिखा दिया था कि वो एक ऐसे लीडर है जो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और ना ही जनता के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके अगले कुछ सालों में राहुल गांधी इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं जिससे इनका पूरे देश में मजाक बन जाता है। होता क्या है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में एक रैली करते हैं जहां इन्हें औरतों के साथ बढ़ते वॉयलेंस पे स्पीच देनी थी, लेकिन बोलते वक्त ये दो हिंदी के शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं और बलात्कार को भ्रष्टाचार से मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद पूरी रैली का मुद्दा ही बदल जाता है और लोगों के बीच इनका काफी मजाक बनता है। और वहीं जब एक बार गुजरात में एक दलित आदमी को कुछ लोग दंगे में बुरी तरह मारते हैं तो राहुल गांधी उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। जहां ये जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो एक औरत को उस आदमी की रिलेटिव समझकर उन्हें गले लगाकर सहानुभूति देने लगते हैं, लेकिन असल में वो औरत वहां सिर्फ ऐसे ही खड़ी थी, उसका विक्टिम के साथ कोई लेना देना नहीं था। और राहुल गांधी की इस गलती की वजह से पार्टी के सारे मेंबर्स बहुत शर्मिंदा होते हैं। और इससे होता क्या है कि जो यूथ कैंपेन राहुल गांधी उस वक्त चला रहे थे उसी यूथ के बीच इनका मजाक बन चुका था, जिसके बाद 2009 में दोबारा इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया। हालांकि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से अपनी सीट दोबारा रिटेन कर लेते, लेकिन इनका जो यूथ कैंपेन था वो एकदम फेलियर साबित हुआ, जिसके बाद कुछ टाइम तो ऐसे ही बीत जाता है। और फिर आता है साल 2013 और ये वही साल था जब देश में सोशल मीडिया तेजी से ग्रो कर रहा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म इसमें सबसे आगे थे और इसी टाइम इंडिया में मीम कल्चर बहुत ही पॉपुलर हो रहा था और राहुल गांधी के लिए ये चीज सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। अब एक तो पहले ही राहुल गांधी बोलते वक्त इतनी ज्यादा गलतियां करते थे और कई बार तो सच में ही गलत बोलते थे।
जैसे अपनी एक स्पीच में राहुल गांधी का कहना था कि गरीबी जो है वो एक मानसिक स्थिति है। अब अगर यही बात हम जनता, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल गरीब हैं, उनके नजरिए से देखें तो ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि राहुल गांधी अपनी ही बातों में कंफ्यूज दिखते थे, जहां बोलते वक्त वो एकदम से नर्वस और एकदम से एक्साइटेड हो जाते थे। और राहुल गांधी की इन्हीं गलतियों की वजह से सोशल मीडिया पर इनके बहुत मीम्स बनने लगे थे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार जब राहुल गांधी को मुंबई के एक स्कूल में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहां ये एक बार फिर से बोलते वक्त गड़बड़ कर देते हैं, जिसमें ये स्टीव जॉब्स को माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट बता देते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी के और भी ज्यादा मीम्स वायरल होने लगते हैं। और ये वही टाइम था जब लोगों ने इनको पप्पू बोलना स्टार्ट कर दिया था, और यहीं से स्टार्ट होने वाला था राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा डाउनफॉल। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध। साल 2014 जब पूरे देश में इलेक्शंस का माहौल था, इसमें LK आडवाणी को पीछे करके नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी का नया चेहरा बन जाते हैं और इस बार प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शंस में खड़े होते हैं। अब नरेंद्र मोदी के बारे में अगर बात करें तो इनकी खुद की एक लॉन्ग स्टोरी है, जिस पे पूरी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। तो अभी इनके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए मैं कुछ बात आपको बताता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये गरीबी से उठकर आए हैं, जहाँ ये पहले चाय बेचा करते थे, तो ये देश के लोगों को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू राहुल गांधी, जिनको ये एक शहजादा कहकर बुलाते हैं। और यहीं से लोगों को लगने लगा था कि ये एक चाय वाले और शहजादे के बीच की लड़ाई है। अब एक तरफ थे नरेंद्र मोदी जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर दिख रहे थे, जिसमें उस वक्त इनका एक काफी फेमस नारा भी निकल के आया था कि अब की बार मोदी सरकार। और ये इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि 2014 के टाइम पर बच्चे की जबान पर ये नारा बैठ गया था। और दूसरी तरफ थे राहुल गांधी, जो हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड, नर्वस और लोगों की नजर में ऑलरेडी इनको पप्पू का टैग मिला हुआ था। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बीजेपी ये इलेक्शन जीत जाती है और नरेंद्र मोदी एक नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये उनकी सबसे बड़ी हार थी, जहां उनको सिर्फ 44 सीटें मिली थी। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी अमेठी वाली सीट तो फिर से रिटेन कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को बुरी तरीके से हार चुकी थी और इस हार की पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी अपने कंधे पर ले लेते हैं, जिसके बाद वो पार्टी में अपनी हर पोजीशन से रिजाइन करने को रेडी हो जाते हैं। और ये इलेक्शन एक एग्जाम्पल बन गया था कि देश ने राहुल गांधी की लीडरशिप को पूरी तरीके से नकार दिया था। और ऐसे ही पूरे देश में अब मोदी लहर फैल चुकी थी और राहुल गांधी एकदम से गायब हो चुके थे। अब एक बार सोच के देखिए, अगर कोई पार्टी हार जाती है तो उसके लीडर को आगे आना चाहिए, पर यहाँ तो लीडर खुद ही गायब हो चुका था। और इस बात को लेकर भी बीजेपी इनका काफी मजाक बनाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स थे वो भी राहुल गांधी से बहुत नाराज थे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि ये पार्लियामेंट सेशन में भी एब्सेंट रहने लगे थे, जिसके बाद राहुल गांधी 2015 में वापस आते हैं और खुद को बदलने की थोड़ी कोशिश करते हैं। इस टाइम तक वो पार्लियामेंट में अग्रेसिव स्पीच देना स्टार्ट करते हैं, किसानों के लिए रैली निकालते हैं और मोदी सरकार के लिए लैंड बिल के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। पर बीच बीच में वो फिर से गायब होने लगे थे और राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों ने इनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बुलाना स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम तक पार्टी पर भी बहुत प्रेशर पड़ रहा था और सभी ये चाहते थे कि राहुल गांधी अब कोई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिसे राहुल गांधी कुछ टाइम तक तो अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर फाइनली 2017 में वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जिसके बाद 2018 में राहुल गांधी के लिए एक बड़ा मोमेंट आता है, जिसमें कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस में बीजेपी को हरा दिया था। इसके बाद ऐसे ही राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में आना जाना लगा रहता है। और फिर आता है साल 2019, जब एक बार फिर से देश में इलेक्शन होने वाले थे। और इस बार राहुल गांधी का जो मेन अटैक था वो था उनका एक स्लोगन, जिसका नाम था चौकीदार चोर है। इससे उनका डायरेक्ट इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था, जिसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर राफेल डील में करप्शन का इल्जाम लगाते हैं।
पर यही स्लोगन राहुल गांधी पर ही बैकफायर कर जाता है, क्योंकि हमेशा की तरह राहुल गांधी बोलते समय फिर से गलती कर देते हैं, जिसमें राहुल गांधी ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राफेल वाले क्लेम में सपोर्ट किया है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी को नोटिस भेज देता है। इसके बाद राहुल गांधी को एक अपॉलॉजी एफिडेविट भी देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी इमेज और भी ज्यादा खराब हो गई थी। लोगों को फिर से यही लगने लगा था कि ये तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और 23 मई 2019 को इलेक्शंस का रिजल्ट आता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस बार भी बीजेपी इलेक्शन जीत चुकी थी और इस बार कांग्रेस पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरीके से हारी थी, क्योंकि इस बार राहुल गांधी जो है वो अमेठी से भी हार चुके थे, जिसे कांग्रेस का घर बताया जाता था, जहां उन्हें हराना नामुमकिन था। लेकिन राहुल गांधी के हाथ से ये सीट भी जा चुकी थी। इस बार राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, जिसके बाद वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और एक बार फिर राहुल गांधी कुछ समय के लिए गायब हो चुके थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी के जाने से पार्टी में दरार आने लगी थी। कई मेंबर्स राहुल गांधी के लिए पार्टी में कंप्लेन करने लगे थे और कुछ मेंबर्स ने तो पार्टी तक चेंज कर ली थी, जिसके बाद सब ने राहुल गांधी का जिक्र करना ही बंद कर दिया था। हालांकि उस वक्त देश में कोविड-19 भी आ चुका था, तो लोगों का ज्यादा ध्यान उस पर था। इस वक्त से सबको यही लगने लगा था कि इतने फेलियर्स के बाद अब राहुल गांधी का करियर अब खत्म हो चुका है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। 2020 में ही जब फार्मर लॉज आए, तब फार्मर्स के साथ राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और पार्लियामेंट में उन्होंने इस मुद्दे को काफी एग्रेसिवली उठाया, जिसके बाद 2021 में भी कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर इन्होंने मोदी सरकार को टारगेट किया, जिसे देखकर दूसरी अपोजिशन पार्टीज ने भी इनका सपोर्ट किया और उस वक्त माहौल ऐसा बन गया था कि लोगों का भी इनको काफी सपोर्ट मिलने लगा था। देखिए अब होता क्या है कि इस इंसिडेंट के बाद लोगों की नजरों में जो राहुल गांधी की इमेज थी वो कुछ हद तक इम्प्रूव होने लग जाती है, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उससे सब कुछ बदल जाता है। साल 2022 ये वो साल था जब राहुल गांधी की लाइफ में लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है। अब होता क्या है कि अगस्त 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अनाउंस करते हैं। मंजिल के लिए बढ़ते कदम, सत्य के लिए लड़ते हम, ना रुके ना थमे, देखे सभी खुशियां और गम। पैगाम था एकता, मोहब्बत और भाईचारा, बिखरते भारत को जोड़ने का एक सहारा। हाथों में तिरंगा, दिल में विश्वास, चल पड़े राहों पर लौटाने जन जन को आस। हर गांव हर शहर बनते रहे सभी अपने, खो चुकी उम्मीद को फिर से पाने के सपने। अब भारत जोड़ो यात्रा का जो पर्पस था वो था ग्राउंड पर जाकर देश के लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं और तकलीफों को सुनना और पूरे देश को यूनाइट करना। अब देखिए राहुल गांधी का जो अब तक का पॉलिटिकल करियर रहा था उसे देखकर कोई भी इनकी बात को सीरियसली नहीं लेता है और सबको यही लगता था कि हमेशा की तरह इस बार भी राहुल गांधी बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करके गायब हो जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं है। और फिर 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को स्टार्ट करते हैं और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के सामने ये पहली नुक्कड़ सभा भी करते हैं। इसमें तमिलनाडु के सीएम के स्टैलिन और हजारों लोग इनका साथ देते हैं, जिसके बाद टोटल 143 दिन तक चलने वाली ये यात्रा, जिसमें लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है और 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस यात्रा को ज्वाइन करते हैं, जिसमें राहुल गांधी लोगों के साथ चलते हुए तमिलनाडु से केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और ऐसे ही टोटल 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हैं, जिसके बाद जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में इस यात्रा को खत्म किया जाता है, जहां राहुल गांधी अपनी सिंबॉलिक स्पीच के साथ इस यात्रा को एंड करते हैं। इसके बाद अब फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों को सालों से इंतजार था। फाइनली अब लोगों ने राहुल गांधी को एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया था और सोशल मीडिया की वजह से अभी तक जो उनकी पप्पू की इमेज बनी हुई थी, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि लोग राहुल गांधी को सीरियसली ले रहे थे। और अगर अब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका था तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो दरअसल होता यह है कि 2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी अपनी एक स्पीच में ये बोलते हैं कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, जिसमें वो नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल देते हैं। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उस वक्त तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन इसके ठीक 4 साल बाद 2023 में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी इस बात को लेकर राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर देते हैं, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है और ठीक अगले ही दिन इन्हें लोकसभा से भी निकाल दिया जाता है।
देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के चलते कोई भी एमपी जिसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है उसे ऑटोमेटिकली लोकसभा से निकाल दिया जाता है। और राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ था। लेकिन राहुल गांधी यहाँ भी हार नहीं मानते हैं और वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि हालांकि राहुल गांधी की बात गलत थी, लेकिन फिर भी सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा देने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी की जो सजा है वो कैंसिल कर दी जाती है, जिसके बाद राहुल गांधी को अपनी सीट मिल जाती है और राहुल गांधी खुश होकर ये भी कहते हैं सत्यमेव जयते, यानी कि सच्चाई की जीत हुई है। जिसके बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट में मणिपुर इंसिडेंट को लेकर बीजेपी को जमकर घेरते हैं और इसमें भी लोग इनकी काफी तारीफ करते हैं। और हर रोज जब तक हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मदद कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में। देखिए, अब राहुल गांधी लोगों की नजरों में ऐसी इमेज बना चुके थे जिसमें छोटे से लेकर बड़े एजुकेटर तक इनकी तारीफ कर रहे थे। क्योंकि हम गांव देहात से आते हैं तो देखे हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते। और इसका रिजल्ट क्या होता है? 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 99 सीट्स को जीत जाती है, जो इनके 2014 और 2019 दोनों से ऑलमोस्ट डबल थी। यहाँ तक कि इनकी जो फैमिली लेगेसी थी अमेठी में, जिसे 2019 में वो हार चुके थे, उसे भी वो इस बार जीत चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ थी बीजेपी, जिसने इलेक्शन से पहले ही 400 सीट पार का रट्टा लगा दिया था, पर वो 240 सीट्स भी मुश्किल से जीत पाती है। अब ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए बहुत ही बड़ी जीत थी और जहां से अब बीजेपी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकते हैं, जिसके बाद अब ये पूरे देश के सामने वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसमें राहुल गांधी इतने फैक्ट सामने रखते हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था, ना इलेक्शन कमीशन और ना ही मोदी सरकार। सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब देखिए, इस वोट चोरी को एक्सपोज करने के बाद हुआ ये था कि लोगों का विश्वास राहुल गांधी पर और ज्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि देश की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी राहुल गांधी के साथ जुड़ जाती है और 10 सालों में पहली बार ऐसा होता है कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के खड़ा होता है। देखिए, राहुल गांधी की ये जो कमबैक स्टोरी है ये सिर्फ सीट्स तक सीमित नहीं थी और 2019 में इतनी बड़ी हार और रिजाइन देने के बाद राहुल गांधी पॉलिटिक्स में तो हार चुके थे, लेकिन वो अंदर से नहीं हारे थे। और कल तक जो लोग राहुल गांधी को बस एक पप्पू समझते थे, आज वही लोग इन्हें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। How you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think, I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's you realize what I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's a very obvious. It's a very obvious question. You haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because I'm why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So, अब पर्सनली मैं किसी भी पार्टी को ऐसे सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी को इस वीडियो के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है अनुराग और मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।